नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है, दैट इज HAI। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, another nosocomial infection। थर्ड हम इसे बोलते हैं इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल सेटिंग से एसोसिएटेड जो इन्फेक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर इसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो इतने सारे नाम है इसके, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो HAI है, बेसिकली अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन तो हमें इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है तो वो अपने घर से लेकर नहीं आता है, वो आता किसी दूसरी डिजीज कंडीशन की वजह से है, और हॉस्पिटल में आने के बाद ही से पता चलता है कि उसे कोई और इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स की वजह से हो गया है। तो हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को अफेक्ट करता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कह सकते हैं या कॉजेज हम कह सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला कॉज है वो है ससेप्टेबल पेशेंट। ससेप्टेबल पेशेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, अब इम्यूनिटी किनकी वीक होती है? सपोज हम कह सकते हैं वल्नरेबल। जो वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, वल्नरेबल का मतलब जिनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है, जैसे चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लेडी, ओल्ड एज, मतलब 60 से अबव जो होते हैं, इनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ये वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, ये ससेप्टेबल पेशेंट्स होते हैं, इनको हॉस्पिटल सेटिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हॉस्पिटल एनवायरमेंट। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? अगर आप प्रॉपर क्लीन का ध्यान नहीं रखते हैं, स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं करते हैं, पेशेंट के बीच में जितना गैप मेंटेन होना चाहिए वो गैप मेंटेन नहीं है, आप हैंड रबिंग नहीं करते हैं, आप सैनिटाइजेशन नहीं करते हैं, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो क्या करते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को इंड्यूस करते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रीजन बनते हैं ये। देन उसके बाद में कोई भी डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक प्रोसीजर, कोई भी डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक प्रोसीजर जब भी आप पेशेंट पे करते हैं तो उस कंडीशन में पूरे चांसेस होते हैं कि आप पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन दे दें, अगर आप स्टेराइल टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं, स्टेराइल सरफेस यूज नहीं करते, और अगर आप कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं जिसमें आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई आर्टिकल पेशेंट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उस टाइम पे आपको इन सारी बातों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। और अगर आप कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, सपोज आप पेशेंट का ब्लड सैंपल ले रहे हैं या पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं, सीटी स्कैन, MRI कर रहे हैं, या फिर कोई एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे वो प्रोसीजर्स है जिनमें आपको पेशेंट को OT में लिया जाता है।
तो अगर आप वहां पर प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटल से कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। देन ड्रग रेजिस्टेंस। देखिए ड्रग रेजिस्टेंस के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR ये एक वर्ड आता है। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कई बार पेशेंट हॉस्पिटल में जब लंबे टाइम तक रह जाता है या कोई पेशेंट जो है लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले रहा है या मल्टीपल ड्रग्स उसने कंज्यूम करी हैं तो उसकी बॉडी जो है उन मेडिसिन के लिए रेजिस्ट हो जाती है, उसकी बॉडी पर मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसकी बॉडी पर बहुत जल्दी कैच हो जाते हैं और उसकी बॉडी जो है वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एनवायरमेंट से, हॉस्पिटल के एनवायरमेंट से जो पेशेंट है ड्रग रेजिस्टेंट होने की वजह से कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो ले लेता है। देन ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में अगर कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स, कोई ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो आप यूज कर रहे हैं, पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू मस्ट श्योर, आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं वो एक्सपायरी डेट का नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लेबल्ड होना चाहिए, उसके ब्लड का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आप पेशेंट को नोसोकोमियल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि आप पेशेंट की बॉडी में जितनी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, जितना ज्यादा उसकी बॉडी का एक्सपोजर होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, उतना ज्यादा उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन की। फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स के बाद में हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्सेज जो होते हैं वो इसके दो होते हैं, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। देखो एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सोजीनस सोर्स का मतलब होता है कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से ले रहा है। पेशेंट जो इन्फेक्शन है वो कहां से ले रहा है? हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से, जैसे स्टाफ, डॉक्टर्स, अदर पेशेंट्स, अगर उनसे इन्फेक्शन मिल रहा है तो वो है एक्सोजीनस। एंड एंडोजीनस का मतलब है कि पेशेंट की का जो नॉर्मल बॉडी बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है, जैसे हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारे स्किन में, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, सब जगह कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो जाए, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए, आपकी बॉडी की क्या हो जाए? इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाए, तो यही नॉर्मल जो बैक्टीरियाज है वो आपकी बॉडी पर अटैक कर देंगे। आपकी बॉडी पे जब ये अटैक करेंगे तो क्या होगा? यही नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोर आपकी बॉडी का था अब वो आपकी बॉडी के लिए इंजीरियस हो जाएगा, आपकी बॉडी में किसी न किसी इन्फेक्शन का कारण बनेगा। तो जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो दो टाइप का होता है, दो सोर्सेज होते हैं इसके, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस सोर्स के अंदर हम किसी भी अदर स्टाफ से, ये स्टाफ टू पेशेंट हो सकता है, पेशेंट टू पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर टू पेशेंट हो सकता है, एनवायरमेंट टू पेशेंट हो सकता है। जबकि एंडोजीनस के अंदर पेशेंट का खुद का जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो ही पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का कारण बन जाता है अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाए तो। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं इसके मोड्स की। कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फैलता है? तो जो मोड्स हैं इसके अंदर बेसिकली नंबर 1 कॉन्टेक्ट मोड। कॉन्टेक्ट मोड के अंदर सबसे पहला जो है वो है
हैंड्स एंड क्लोथ्स। पेशेंट ने जो कपड़े पहन रखे हैं, स्टाफ ने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो हॉस्पिटल अटायर उन्होंने पहन रखा है, अगर उनके सरफेसेस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो एक सरफेस से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है या आइसोलेशन में एडमिट है, आपको बहुत कम पेशेंट के कांटेक्ट में आना है और अटेंडेंट जो है उनको इसीलिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि पेशेंट को नोसोकोमियल इन्फेक्शन से या कांटेक्ट के थ्रू होने वाले नोसोकोमियल इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है इसके अंदर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आर्टिकल जो भी पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, कोई भी रबर गुड्स अगर पेशेंट के कांटेक्ट में आ रही हैं, अगर वो कंटामिनेटेड है तो वो पेशेंट को क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बाद में सेकंड जो टाइप है वो है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न, देन एयरबॉर्न के अंदर पहला आता है ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स आप सभी को पता है, स्नीजिंग एंड कफिंग के थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनवायरमेंट में किसी भी सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं और वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जा सकते हैं। अगर उस सरफेस को पेशेंट टच कर लेता है तो वो पेशेंट की बॉडी में भी चले जाएंगे। ठीक है, देन सेकेंड जो एयरबॉर्न के अंदर आता है वो आता है डस्ट। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा अगर डस्ट है तो वो डस्ट अगर पेशेंट इनहेल कर लेता है, ठीक है, तो वो इनहेल करने से वो जो डस्ट होती है वो क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का काम करती है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पेशेंट को, अगर हॉस्पिटल सेटिंग में डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स है तो वो पेशेंट को नोसोकोमियल इन्फेक्शन दे सकते हैं। देन उसके बाद में तीसरा आता है एरोसॉल्स। देखिए, हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए ह्यूमिडिफायर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट को नेबुलाइज किया जाता है। ह्यूमिडिफायर्स तो जो नेबुलाइजर्स होते हैं उनके अंदर क्या बनते हैं, फ्यूम्स पार्टिकल्स बनते हैं। फ्यूम्स के थ्रू वो फ्यूम्स जो होते हैं मेडिसिन के, उनको इनहेल करता है पेशेंट फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो यहाँ पर अगर जिस मेथड से आप एयर को ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं या फिर आप नेबुलाइज कर रहे हैं पेशेंट को, तो अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली स्टेराइल नहीं है तो पेशेंट को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन एनवायरमेंट से वो गेन कर लेगा। ठीक है, देन उसके बाद में एयरबॉर्न के बाद में थर्ड है यहाँ पे ओरल रूट। ओरल रूट के अंदर पेशेंट जो भी हॉस्पिटल सेटिंग में ओरली कंज्यूम करता है, आइदर वो सॉलिड फूड है, हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया गया फूड है, तो जो हॉस्पिटल से प्रोवाइड किया गया फूड होता है वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर वो प्रॉपरली रैप्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है, या फिर वो हाइजीनिकली तरीके से बनाया नहीं गया है, या फिर उसके अंदर आपने जो खराब चीजें हैं वो यूज कर ली हैं, तो वो सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर के उसे किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन दे देती है। तो पेशेंट वो इन्फेक्शन अपने घर से लेकर नहीं आया, वो उससे कहाँ मिला है, हॉस्पिटल सेटिंग में मिला है। तो जो ओरल रूट है, ओरल रूट के थ्रू चाहे वो वाटर इनहेल करे, चाहे वो कोई वाटर कंज्यूम करे, या फिर कोई जूस कंज्यूम करे, या फिर कोई सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड जो भी वो डाइट ले रहा है, उसके साथ पूरे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के अंदर जाने के। ओरल रूट के बाद में आता है पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में अगर पेशेंट को आईवी कैनुला लगा है तो, क्योंकि कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो वो जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, जो कैनुला यूज किया है, वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो आपकी बॉडी का एक्सटर्नली आपने इंट्रोड्यूस करवाया है बॉडी में। तो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि आप उसे 3 दिन, 5 दिन, 24 घंटे, जितने भी उसकी ड्यूरेशन होती है, आप उसे तब तक ही बॉडी में रख सकते हैं। अगर उसके बाद में भी आप उसे बॉडी में रखते हैं तो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है वो कॉज करता है। ठीक है,
तो पैरेंटल रूट जो है वो भी एक नोसोकोमियल इन्फेक्शन का मोड है। ठीक है, ये तो हो गए मोड। मोड में देखा कॉन्टैक्ट, एयर, ओरल एंड पेनिट्रल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ HAI, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। टाइप्स ऑफ HAI, टाइप्स के अंदर इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है कॉटी। कॉटी की फुल फॉर्म है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जब भी आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस कैथेटर को आप जो है वो मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 21 डेज तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आप कोशिश करिए कि पेशेंट को कैथेटराइजेशन की जरूरत ना पड़े, और अगर पेशेंट को जरूरत पड़ती है, उसकी कंडीशन ऐसी है, पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन है, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट को मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 21 डेज तक कैथेटर लगा सकते हैं। अगर उसके बाद भी कैथेटर की जरूरत है तो आपको कैथेटर चेंज करना होगा। ठीक है, तो कैथेटर की वजह से अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो वो कहलाता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम उसको रोक कैसे सकते हैं, तो देखिए हॉस्पिटल में कॉटी को रोकने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जिन प्रोटोकॉल्स को हमें टाइमली फॉलो करना चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल्स क्या है जिससे हम कॉटी को रोक सकते हैं? नंबर 1, रिड्यूस यूज ऑफ कैथेटर। कैथेटर का यूज ही कम करिए। ठीक है, सेकंड, चेकलिस्ट। कैथेटर हॉस्पिटल में एक चेकलिस्ट होती है जिसको बोला जाता है कैथेटर इंसर्शन चेकलिस्ट। कैथेटर इंसर्शन चेकलिस्ट जो है वो जरूर आपको फिल करनी है, क्योंकि उस कैथेटर इंसर्शन चेकलिस्ट में ये मेंशन किया जाता है कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। जैसे आपने हैंड वॉशिंग करी, आपने पेशेंट को ड्रैप प्रॉपरली किया, ड्रैपिंग की आपने प्रॉपरली, आपने पेरिनियल क्लीनिंग करी, देन उसके बाद में आपने पेशेंट को कट शीट से कवर किया। ठीक है, आपने 2 ट्रे बनाई, एक क्लीन और एक स्टीराइल। इसके अलावा जब आपने कैथेटर इंसर्ट किया तो आपने प्रॉपर पोजीशन का ध्यान रखा, आपने ग्रेविटी का ध्यान रखा, आपने क्लोज्ड ड्रेनेज बैग यूज किया, प्रॉपर उस पर लेबलिंग की। लेबलिंग का मतलब कि जब आप पेशेंट को कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कैथेटर पर एक स्टिकर लगाते हैं, आपने कितनी डेट, कौन सी डेट को, कितने बजे कैथेटर को इंसर्ट किया है। डेली बेसिस पर आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में पेशेंट को कैथेटर केयर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपने जो कैथेटर सिक्योर किया है वो कैथेटर आपने प्रॉपरली सिक्योर किया है या नहीं किया है, आपने उसे एब्डोमेन पर सिक्योर किया है या थाइस पर सिक्योर किया है। तो जो कैथेटर होता है उससे आप थाइस पर सिक्योर करिए। ठीक है, थाइस पर सिक्योर करिए। दूसरा, जो आपका यूरिन बैग है, यूरो बैग जो है, वो पेशेंट
कि पेशेंट का जो इंसर्ट किया है उससे अबव नहीं होना चाहिए, उससे बिलो होना चाहिए, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो यूरिन है वो कहीं पर भी यूरिनरी ट्रैक्ट में कलेक्ट ना हो और ग्रेविटेशनल फोर्स से वो यूरिन बैग में कलेक्ट हो जाए। यूरिन बैग को आपको टाइमली एम्प्टी करना है और आपको मेजर करना है कि कितना पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम दिखाई देता है, जैसे मान लो पस आ रहा है यूरिन में, रेड ब्लड सेल्स आ रही हैं, आरबीसीज आ रही हैं, यूरिन के कलर में कोई चेंज है, क्लाउडिकेशन है, तो ये सारी चीजें आपको तुरंत नोटिफाई करनी है और आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है। अगर कैथेटर लीक हो जाता है या कैथेटर ऑटोमेटिकली कहीं से कट लग जाता है कैथेटर में, तो आपको उसको तुरंत एंड इमीडिएटली उसे चेंज कर देना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रख करके पेशेंट को कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड आता है स्टेराइल सर्जिकल साइट, SSI। आई थिंक आपको कॉटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन कॉटी के बाद में हम नेक्स्ट जो बात करते हैं SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो देखिए बेसिकली जो सर्जिकल साइट होती है एक तरीके का ये वुंड होता है। ठीक है। तो आपके बॉडी पे जो वुंड है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? क्लीन वुंड, ठीक है, डर्टी वुंड एंड एनाटॉमिकल वुंड, सॉरी कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन वुंड, डर्टी वुंड एंड कंटामिनेटेड वुंड। तो देखिए जो क्लीन वुंड होता है, बेसिकली क्लीन वुंड वो वुंड होता है जो डॉक्टर या हॉस्पिटल सेटिंग्स में पेशेंट की बॉडी पर क्रिएट किया जाता है। सपोज आपने कोई सर्जिकल ओपनिंग करी है, तो जो क्लीन वुंड होता है वो क्या होता है? आपने कोई सर्जिकल ओपनिंग करी है। देन उसके बाद में डर्टी वुंड। डर्टी वुंड कौन सा वुंड होता है? जो वुंड एक्सपोज्ड है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है या किसी चोट लगने की वजह से हुआ है, तो वो कहलाता है डर्टी वुंड, जिसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लग रहे हैं। देन कंटामिनेटेड वुंड वो वुंड होता है जिसके अंदर पस होता है। कंटामिनेटेड वुंड कौन सा वुंड होता है? जिसके अंदर पस होता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रॉपरली। तो ये जो वुंड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? जो सर्जिकल साइट आपने क्रिएट करी है आप उसको प्रॉपरली ड्रैप करेंगे। ड्रैप का मतलब आप उसको प्रॉपर अच्छे से, जब आप किसी भी सर्जिकल साइट को जहां पर स्टिचेस लगे हुए हैं, अगर आप उसको कवर कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग करेंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग का फायदा ये होता है कि आप इजीली वुंड को विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज वुंड, आप वुंड को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, पस, इचिंग, इन सारे सिम्टम्स के लिए वुंड को रोजाना चेक करना है और रोजाना इसकी आपको स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है। डेली स्टेराइल ड्रेसिंग, ठीक है। इन सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो? जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है उसके चांसेस को आप बहुत ही कम जो है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर जो सर्जिकल साइट है वो लोअर पार्ट में है, बॉडी के लोअर पार्ट में, तो उसमें उस टाइम पे आपको क्या करना है? वहां पर आपको ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर अपर पार्ट में है तो आपको लोअर एंड को एलिवेट करना होगा ताकि जो अपर पार्ट है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई या मीनस रिटर्न अच्छा हो सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप ध्यान में रख करके सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। देन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बाद में बात आती है क्लैम्सी।
क्या आते हैं? क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सेंट्रल लाइन जो है वो आप सबको पता है सबक्लेवियन या जुगुलर वेन में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है पेशेंट को? ताकि आप बल्क में आईवी फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर सकें। अगर पेशेंट को मल्टीपल ड्रग्स चल रही हैं तो वो आप एक साथ इंट्रोड्यूस कर सकें। जो पेशेंट आईसीयू में होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जो बेड रिडन रहते हैं, जिनको हम बार बार आईवी कैनुला नहीं लगा सकते, उनके अंदर हम सेंट्रल लाइन जो है वो प्रेफर करते हैं। तो सेंट्रल लाइन जब हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली चीज ये ओटी सेटिंग्स में करी जाती है, ठीक है। और सेंट्रल लाइन जो डालना जो है वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर हमें स्टेराइल टेक्निक फॉलो करनी होगी। देखिए, अगर हम स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें क्लीन टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। सपोज आप बीपी मॉनिटर कर रहे हैं, आप टेम्परेचर ले रहे हैं, पल्स ले रहे हैं, आप स्पंज दे रहे हैं पेशेंट को, आप क्लीनिंग कर रहे हैं, ड्रैपिंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है जो है वो आउटर प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आपको क्लीन टेक्निक फॉलो करनी है। जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्योंकि नॉन इन्वेजिव में आप बॉडी के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करें, लेकिन अगर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर आपको स्टेराइल टेक्निक फॉलो करनी होगी। स्टेराइल एसेप्टिक टेक्निक्स आपको फॉलो करनी होती है। तो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी आप जो है, देखिए, अब सेंट्रल लाइन आपने डाल के दी, आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा? पहला, आपको रोजाना ड्रेसिंग करनी है, डेली बेसिस पर आपको ड्रेसिंग करनी है, आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है। आपको उसकी जो साइट है उसको प्रॉपरली विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज क्यों करना है? लीकिंग के लिए, कि लीक तो नहीं हो रहा है, वो वहां पर कोई रेडनेस तो नहीं है, वहां पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या फिर उसको 3 मंथ हो गए हैं। आप सेंट्रल लाइन जो है वो अप टू 3 मंथ्स तक जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा, आपको उसे प्रॉपरली विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। सेंट्रल लाइन जब आप एडमिनिस्टर करते हैं, अगेन जैसे हमने कॉटिक में देखा था कि कैथेटर इंसर्शन चेकलिस्ट होती है, वैसे ही सेंट्रल लाइन इंसर्शन चेकलिस्ट होती है। वो सेंट्रल लाइन इंसर्शन चेकलिस्ट जो है वो आपको फॉलो करनी होती है। सेंट्रल लाइन इंसर्शन की किट होती है, वो प्रॉपर स्टेराइल होती है। एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करके आपको इसे इंसर्ट करना होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो पेशेंट को आप कैथेटर, आप सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से आप बचा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनिशियली कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। सपोज पेशेंट को फीवर आना शुरू हो गया, ठीक है, पेशेंट को ठंड लग रही है, पेशेंट को फीवर आया, दैट मीन्स पेशेंट को सेंट्रल लाइन का इन्फेक्शन हो सकता है। तुरंत पेशेंट का ब्लड सैंपल भेजिए और आप इसका कल्चर करवाइए। कल्चर करवा करके आप ये पता करवाइए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रोथ किया है, देन प्रॉपर एंटीबायोटिक स्टार्ट करके आप उस इन्फेक्शन को वहीं पर खत्म कर दीजिए, ठीक है। देन क्लेप्सी के बारे में हम बात करते हैं। और जब भी हम क्लेप्सी को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो देखिए, हम जो बेसिक हमारे हैं, हैंड हाइजीन का तो हमें ध्यान रखना ही है। पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको यूज करने ही करने हैं, ठीक है। आपको फिमोरल वेन यूज नहीं करनी। देखिए, फिमोरल वेन जो होती है वो पेरिनियल एरिया के नजदीक होती है। और सपोज अगर आपने फिमोरल एरिया से आपने सेंट्रल लाइन डाली है, पेरिफेरी के थ्रू डाली है, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट, अगर मान लो पेशेंट यूरिन कर देता है तो यूरिन से इन्फेक्शन हो सकता है फिमोरल वेन में, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन वहां पे बार बार इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं तो आपको ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत होती है, ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत होती है, पेशेंट को केयर बहुत ज्यादा देनी पड़ती है आपको। तो इसलिए हम जो है हमेशा जुगुलर या सबक्लेवियन वेन जो है वो प्रेफर करते हैं, फिमोरल वेन को हम अवॉइड करते हैं पेशेंट को क्लेप्सी से बचाने के लिए, ठीक है। ये सब टेक्निक हमें फॉलो करनी है, स्टेराइल टेक्निक हमें फॉलो करनी है, और हमें टाइमली विजुअलाइज करना है, और चेकलिस्ट हमें जरूर भरनी है, ठीक है। उसके बाद में
नेक्स्ट जो हमारा इन्फेक्शन आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वो है वैप। नेक्स्ट इन्फेक्शन कौन सा है? वैप। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेंटिलेटर क्या होता है। तो वेंटिलेटर क्या है? एक मशीन है। ये क्या करती है? मैकेनिकल वेंटिलेशन देती है पेशेंट को। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देती है पेशेंट के। अगर लंग्स काम नहीं कर रहे हैं तो उन लंग्स को सपोर्ट देके रखने का काम करती है। इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, और जो ये जो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के थ्रू एंड ट्रेकियोस्टोमी, दोनों के थ्रू ये प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। ये एक मेजर प्रोसीजर है। आप पेशेंट को पूरा का पूरा एक मशीनरी सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो सपोर्टिव डिवाइसेस आपको पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच करने पड़ते हैं। तो जो वेंटिलेटर है, अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहता है तो उसमें वेंटिलेटर की वजह से निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो पहली कोशिश तो ये करिए कि अगर पेशेंट बाइपेप मशीन पर एडजस्ट कर पा रहा है तो आप पहले तो पेशेंट को उसी पे एडजस्ट करवाइए। अगर पेशेंट बाइपेप मशीन पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो आप लोगों को क्या करना है? पेशेंट को पहला तो अर्ली एम्बुलेशन। ठीक है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए आपको क्या करना है? पेशेंट को सबसे पहले अर्ली एम्बुलेशन। दूसरा, बीच बीच में वेंटिलेटर सपोर्ट को हटाकर देखेंगे। वेंटिलेटर सपोर्ट को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करके फिर हम देखेंगे कि पेशेंट खुद से कितना रिकवर कर पा रहा है। ठीक है, और पेशेंट की जितनी भी मेडिसिन है उनको भी धीरे धीरे हम कम करके देखेंगे कि पेशेंट जो है वो कितना कोप अप या रिकवर कर पाता है। इसके अलावा हम और किस तरीके से रोक सकते हैं पेशेंट को? अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर सपोर्ट पे है उसको हम आइसोलेट करके रखेंगे। उसे जनरल वार्ड में नहीं रखेंगे, हम आईसीयू में रखेंगे, आइसोलेशन डिपार्टमेंट में रखेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। पेशेंट का रोजाना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। ठीक है, वेंटिलेटर पे अगर कोई पेशेंट है तो टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। आप टेम्परेचर देखेंगे, आप हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, आप जो है मास्क लगाना नहीं भूलेंगे। पेशेंट को टच करने से पहले आप हैंड्स को सैनिटाइज जरूर करेंगे। पेशेंट के जितने भी आर्टिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रोजाना क्लीन करेंगे। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो पेशेंट को आप वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस ऑफ HAI। ये समझ में आ गया आपको कौन कौन से टाइप्स है? कॉटी, SSI, क्लेप्सी एंड वैप। ये चार इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल से मोस्टली एक्वायर करता है पेशेंट। एंड टाइप्स के बाद में नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? तो हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोस हम सिर्फ 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे डायग्नोस करेंगे हम? नंबर 1, डायरेक्ट स्मीयर। डायरेक्ट स्मीयर एग्जामिनेशन से हम कर सकते हैं जो भी बॉडी फ्लूइड है डिस्चार्ज है उसकी एक फिल्म बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर कल्चर। जो बॉडी सिक्रीशन डिस्चार्ज निकल रहे, सपोज अगर पेशेंट को कॉटी है तो आप ब्लड यूरिन का जो है वो कल्चर करवाएंगे। अगर पेशेंट को क्लेप्सी है तो आप क्या करेंगे? आप ब्लड का कल्चर करवाएंगे। अगर पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है तो जो लंग्स से डिस्चार्ज निकल रहा है उसका आप कल्चर करवा सकते हैं। तो कल्चर इज द प्राइम थिंग कि आप कल्चर से जल्दी पता लगा सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कारण है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट करके आप ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में जल्दी डेवलप होता है। ठीक है, हमारे सबकी बॉडी की सेंसिटिविटी जो है वो अलग अलग होती है, मेडिसिन को लेकर भी अलग होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के भी हम सबकी बॉडी का नेचर अलग अलग होता है। देन उसके बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी। नेक्स्ट हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इन्फेक्शन पॉलिसी। तो देखो, जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी के अंदर हम जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी डिजाइन करी जाती है बेसिकली वो किन किन बातों को ध्यान में रखती है। सबसे पहला हैंड हाइजीन, ठीक है। दूसरा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो कंसीडर करती है। देन उसके बाद में रेस्पिरेटरी हाइजीन, ठीक है। उसके बाद में एनवायरमेंटल सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी के बाद में आइसोलेशन, आइसोलेशन के बाद में स्टोरेज सेफली। अब ये सारे पॉइंट्स बताऊंगी आपको। देन ट्रेनिंग एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टिगेशंस। तो देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी के अंदर हम जिन जिन बातों का ध्यान रखते हैं, हैंड हाइजीन का हमें मस्ट ध्यान रखना ही रखना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें यूज करने ही करने हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन हमें मेंटेन करनी है, हमें स्नीजिंग कफिंग करते टाइम अपने फेस को कवर करके रखना है, एनवायरमेंटल सेफ्टी, पेशेंट के चारों तरफ ऐसे कोई भी डिवाइसेस नहीं होने चाहिए जो पेशेंट के लिए हार्म का कारण बने, पेशेंट को आइसोलेट करके रखना है ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो, स्टोरेज सेफ्टी, स्टोरेज सेफ्टी का मतलब पेशेंट की जितने भी मेडिसिन हैं या पेशेंट के जितने भी आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको दूसरे पेशेंट से अलग हमें स्टोर करना है, उनकी मेडिसिन को मिक्स नहीं करना है। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो आपस में रिएक्टिव होती है। हॉस्पिटल स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि किस तरीके से उनको पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाना है। एंड इन्वेस्टिगेशन, टाइमली आपको इन्वेस्टिगेशन प्लान करने हैं, पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है ताकि आप पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की तरफ जाने से बचा सकें। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो देखिए, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है उसका हेड कौन होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का? वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होता है बेसिकली वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का हेड होता है। अब इसके अंदर जो ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है, इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट के हेड होंगे जो इसमें होंगे? सबसे पहले ओटी इंचार्ज, क्योंकि वहां से पेशेंट को नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट इंचार्ज, जो बायोमेडिकल वेस्ट इंचार्ज होगा वो इस कमेटी का मेंबर होगा, ओटी इंचार्ज इस कमेटी का मेंबर होगा। फार्मेसी इंचार्ज, क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो एचआई का मेन रूट कॉज है। देन लॉन्ड्री,
इंचार्ज। हॉस्पिटल में जितने भी क्लोथ्स आ रहे हैं, क्लीन लिनन्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे लॉन्ड्री से आ रहे हैं, तो लॉन्ड्री इंचार्ज इस बात का ध्यान रखेगा कि जो हर कपड़ा लॉन्ड्री में वॉश हो रहा है वो पूरा का पूरा स्टेराइल और क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ड्री इंचार्ज होगा। इसके अलावा हॉस्पिटल किचन इंचार्ज, हॉस्पिटल की जो मेन किचन है उसका जो इंचार्ज है, या फिर अगर कोई डाइटिशियन है, डाइटेटिक डिपार्टमेंट का हेड है, वो जो है वो इस कमेटी का इंचार्ज होगा। देन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, आईसीएम। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो है वो भी इस डिपार्टमेंट में इंचार्ज होगी। तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कौन कौन है? ओटी इंचार्ज, बायोमेडिकल वेस्ट इंचार्ज, फार्मेसी का, लॉन्ड्री का, किचन का और इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है या जो नर्स है, वो सारे के सारे इस कमेटी के मेंबर होंगे, क्योंकि सारे के सारे डिपार्टमेंट जो है वो हॉस्पिटल का एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। जल्दी से इसको कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो कमेटी है इस कमेटी के फंक्शंस क्या क्या है। ये कमेटी जो है वो क्या क्या फंक्शंस करती है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला सर्विलेंस, जिसको हम ऑडिट भी बोलते हैं। टाइमली इन हर डिपार्टमेंट के इंचार्ज की हॉस्पिटल में जितने भी वार्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब जगह ऑडिट होनी चाहिए कि जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं वो हॉस्पिटल में प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। टाइमली सर्विलेंस एंड ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस जितने भी हैं, इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और हॉस्पिटल स्टाफ के भी इम्यूनाइजेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन पेशेंट का हुआ है या नहीं हुआ है। जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसको आपने जब ज्वाइन करवाया तब उसका मेडिकल चेकअप हुआ या नहीं हुआ, ये आपको इंश्योर करना है। इसीलिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका मेडिकल चेकअप कंपलसरी होता है। आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीनाइज्ड है या नहीं है ये इंश्योर करना जरूरी होता है। ये सारी चीजें आपको आपके लिए मैंडेटरी है किसी भी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए। देन उसके बाद में और इस कमेटी का क्या काम होता है, ये कमेटी जो है वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ट्रेनिंग फॉर स्टाफ को टाइमली ट्रेनिंग देना, इंडक्शन क्लासेस देना, अपडेट्स अवेलेबल करवाना, ये काम भी किसका होता है? इस कमेटी का होता है। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन टू अदर डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमेशा जो है वो ट्रेनिंग इस चीज की होती रहनी चाहिए, जिनको कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन बोला जाता है, सीएनईज। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर के स्टाफ को इकट्ठा करिए, जो स्टाफ फ्री है उसको आप बताइए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में किस तरीके से हो सकता है और आप इसको किस लेवल पर खुद से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ये कमेटी है इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको फंक्शन से ही समझ में आ गई होगी कि इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो ये कमेटी जो है वो क्या क्या रोल प्ले करती है? टाइमली हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन करवाना, स्टरलाइजेशन करवाना, पेशेंट का जो रोल है, जो स्टाफ है उसका वैक्सीनेशन करवाना, टाइमली उनको इन्फॉर्म करना, टाइमली इंडक्शन क्लासेस लेना और उनको ये बताना कि किस तरीके से आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके हॉस्पिटल के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज हैं जो अपडेट हुई हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस डिपार्टमेंट की। ठीक है, और एनुअल बजट आपका कितना लग रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए, वो भी प्लान करने का काम किसका होता है? इस कमेटी का होता है। ठीक है, लास्ट में आता है रोल ऑफ
इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। तो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो है ये तो एक इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट की जितनी भी नर्सेज होती हैं वो टाइमली विजिट करती हैं, बायोमेडिकल वेस्ट चेक करती है, किसी पेशेंट को कैनुला लगा हुआ है तो वो चेक करेंगी, किसी पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है वो चेक करेंगी, आपकी फाइल जो है पेशेंट की उसमें चेक करेंगी कि सभी इंसर्शन चेकलिस्ट लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पेशेंट का इनपुट आउटपुट चार्ट प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है। इन सारी चीजों की जब वो ऑडिट करती है तो उससे उसे पता चलता है कि पेशेंट को किस लेवल की केयर प्रोवाइड की जा रही है, और उसी से वो आइडेंटिफाई कर पाती है कि पेशेंट की केयर में किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही है, और उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके और पेशेंट के रिगार्डिंग स्टाफ को टीचिंग देना, उन्हें एजुकेट करना, उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, ये एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का जो होता है वो काम होता है। और इसके अलावा अगर हॉस्पिटल में कहीं पर भी निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, NSI निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो इसका प्रॉपर सर्विलेंस भी इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ही लेता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी ये थी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि उसके ऊपर फिर से हम वीडियो बना सकें। और मेरे चैनल पर आप बने रहिए, जितने भी नए वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ने की कोशिश करिए। तब तक स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।